आना भी है। वैसे तो इच्छा होती पिपरिया में बस जाओ। पिपरिया मेरी आंखों में बसती है, पिपरिया मेरी सांसों में बसती है। ये बुद्धिजीवी, श्रेष्ठ व्यापारी और मेहनती किसानों का क्षेत्र है। और आज मैं एक बात कह रहा हूं साहब, देखो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर भी है मेरी सरकार। अगर किसी ने गुंडागर्दी और दादागिरी की, जनता को दबाने की कोशिश की, तो चिंता मत करना, मामा का बुलडोजर तैयार रहेगा। मैंने तो चंबल के बिहार से डाकू खत्म कर दिए भाई, तो बाकी कहां रखते हैं। सिमी के आतंकवादियों ने गदर मचाया, जेल से निकले थे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, आपको सबको पता है। हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। मेरी बहनों, आज भाई दूज की आप सबको बधाई और इस भाई का प्रणाम मेरी बहनों। और पिपरिया से ये संकल्प भी मेरी बहनों, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने देगा, आंखों में आंसू नहीं आने देगा। लाडली बहना योजना मैंने अपनी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को देख के बनाई, जिनको जरूरत अगर पड़ जाती थी 1000-2000 की तो परेशान हो जाती थी। मैं बहुत सोचता रहा कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और अंततः एक ही विचार आया कि बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बहनें अपनी जरूरत पूरी कर लेंगी, आत्मसम्मान और विश्वास दोनों बढ़ेगा। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। वैसे तो 10 को पैसा डालता था, इस बार मैंने 7 तारीख को ही डाल दिया। कांग्रेसियों ने बहुत रोका, ये माइक ऑन करना, कांग्रेसियों ने बहुत रोका। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई कि ये मामा तो कह रहा है मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैं इनका चुपके से नहीं, अपनी बहनों के खाते में पैसा डंके की चोट डालूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 2 बातें ठाकुरदास जी और मेरा नेतृत्व में बैठा है सबसे कह देना। एक, कई बहनों के नाम छूट गए हैं, चिंता मत करो, सरकार बनते ही पोर्टल खोल के सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहना शेष नहीं है। और दूसरे, मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि मामा ये शादी की शर्त हटाओ, हमें जल्दी शादी नहीं करना। तो अब बेटियां 21 साल की हो जाए तो शादी हो जाए नहीं हो, उनके खाते में पैसा जाएगा। और मेरी बहनों, 1250 ही थोड़ी जाएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा। अभी व्यवस्था करते ही 1250 से 1500, 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने दूंगा? 3000 जब दूंगा तो मुझे लगेगा जब मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। मेरी बूढ़ी माताएं मुझे कहने लगी, भैया बेटा बहू को तो दे रहे हो 1250, हमारा क्या होगा? तो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा 1500 रुपया तुम्हारा भी दिया जाएगा सर। और किसान भाइयों, 1250 अगर बहन के खाते में जा रहे हैं तो 1000 अपने खाते में भी आ रहे हैं। और आगे तय किया, इस समय ज्यादा नहीं है,
0% ब्याज पे कर्जा से लेके देखो सिंचाई के जितने साधन हैं डोगरी खेड़ा में भी स्वीकृत करके तेजी से काम शुरू करूंगा, चिंता मत करना। दूध की बात ठाकुरदास ने कही थी, हमारे किसान नेता भी बैठे, हरदैनिया जी भी यहाँ बैठे हुए, जो कोई नहीं कर सकता था वो शिवराज मामा ने करके दिया। दूधी भी स्वीकृत, डोगरी खेड़ा भी स्वीकृत। किसान भाइयों, हर खेत में पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। और गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी, और गन्ने पर भी बोनस 50 रुपया दिया जाएगा। किसान के पसीने का पूरा दाम देंगे बहनों और भाइयों, पूरा दाम। और मेरे बेटा बेटियों देखो, ये अद्भुत है। 1 मिनट जरा 5 मिनट शांत रहे। ये देखो, इतना छोटा बेटा हाथ में झंडा लेके अपने मामा के पास आया है। मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे बच्चे सवाल सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये देखो अलग अलग हाथ हिला रहे हैं। अब ये नहीं जानते कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, ये तो ये जानते दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार, चलो। और आजकल बड़े बच्चे भी शरारत करते हैं, कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये प्रेम और स्नेह के संबंध शायद परमात्मा ने ही बनाए हैं, तब तो ऐसे बच्चे सभाओं में आते हैं। और एक मेरा कमिटमेंट है, इन बच्चों का भविष्य में बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए हम शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अब सीएम राइज स्कूल खोलने जा रहे हैं। सीएम राइज कहाँ खोल रहे हैं? अभी 3 सीएम राइज स्कूल पिपरिया, पचमढ़ी और बनखेड़ी में लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। मेरी बेटी हाँ बेटी, मैं बाद में बात करूंगा। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। और ठाकुरदास नागवंशी कुल मिला के 10 सीएम राइज स्कूल तुम्हारे विधानसभा में दूंगा। हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ताकि मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, मध्यम वर्गीय बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देके इनके भविष्य को बेहतर बना सकूं। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और फीस नहीं देना है, फीस तो मामा ही भरवाएगा, बस के पैसे भी नहीं लगेंगे। शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है, वो अधिकार मैं दे के रहूंगा। क्यों? किसी बच्चे के माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा क्या? ये नहीं होने दिया जाएगा। मामा है, मामा इसलिए आया है मेरे भाइयों का और भाइयों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया। और एक बात और पिपरिया वाले सुन लें और सब जगह बता दें, कोई जाति समाज को मैं भांजे भांजी में भेद नहीं कर सकता। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC, ST, कोई भी हो, सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। और इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो इनकी फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए नौजवानों, आगे का रोड मैप तैयार है। अब प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। और बहनों एक बात और, कई लोगों के मकान कच्चे रह गए हैं।
पिपरिया से सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और बढ़ते आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में है और बिल्कुल आखिरी दिन रह गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और दिग्गज नेता जीत के लिए मैदान में हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर के दौरे पर हैं, तो वहीं राजधानी की 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह चारों विधानसभा क्षेत्र में रोड शोज करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और वहां दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी बलौदाबाजार और बेमेतरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल हुए, जसवंत सिंह के बेटे। और आज इस बीच एक बड़ी खबर, आज प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरा जोर लगाए हुए हैं। शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा और उसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार लगातार जारी है और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए 5 बजे के बाद उनके पास मौका होगा, वे डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 17 नवंबर को मतदान होना है 70 विधानसभा सीटों पर। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है। और अब आपको बता दें कि आखिरी दिन प्रचार अभियान में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में डोर टू डोर प्रचार शाम 5 बजे के बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अब जो आखिरी चरण का चुनाव है, जिसमें कि 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, इसके लिए चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज प्रचार का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटे रह गए हैं चुनाव प्रचार अभियान के लिए। जी बिल्कुल, दूसरे चरण का चुनाव जो है आज 5 बजे तक इनका प्रचार थम जाएगा। 70 सीटों पर मतदान होना है, इसके लिए दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक बड़ा दौरा है, 3 सभा वो करेंगे। सबसे पहले साजा में दोपहर 12 बजे उनकी सभा होगी, 11:30 बजे रायपुर में पहुंचेंगे, सीधे साजा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जांजगीर चांपा में करीब 2 बजे वो पहुंचेंगे और सभा लेंगे। तीसरी सभा होगी कोरबा में, जो करीब 3:20 पर वो सभा लेंगे। इस तरीके से पूरी सभा उनका कार्यक्रम है। इससे पहले भी उन्होंने रोड शो और लगातार सभाएं की है। बता दें कि ये साजा में सभा होने वाली है। पूरी एक चर्चा है साजा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे के सामने ईश्वर साहू को खड़ा किया गया है, जो कुछ समय पहले विवाद के बीच उनके बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद से कहीं ना कहीं विवाद गहराया हुआ था और ईश्वर साहू मैदान में, तो कहीं ना कहीं ये चर्चित सीट रहा है। ऐसे में अमित शाह यहाँ पर बड़ी सभा करने वाले हैं। देखना होगा कि इसका कितना असर होगा। इसके अलावा जो है कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर सभा करेंगे। अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा होनी है। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा भी यहाँ पर सभा के लिए होंगे। इसी तरह कांग्रेस में भी कद्दावर नेताओं की सभा है, मुख्यमंत्री सभा करने वाले हैं। शाम 5 बजे तक प्रचार थम जाएगा। ऐसे में एक बड़े पैमाने पर लगातार दोनों पार्टियां सभा कर रही हैं। जी बिल्कुल, और आज का चूंकि जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब आखिरी चरण का मतदान होना है और इसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग तो करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में संबोधित करने का, साधने का ये प्रयास आखिरी होगा आज। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आकाश हमारे सहयोगी जो कि बता रहे थे कि आज के जो कार्यक्रम हैं वो किस तरह से आज पार्टियों के पक्ष में काम करेंगे और बड़े नेता, कैंडिडेट्स सभी लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल जसवंत सिंह के बेटे योगेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सीएम शिवराज के सामने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सीएम की कामकाज से प्रभावित उन्होंने खुद को बताया। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, चुनाव के ठीक पहले अभी 230 विधानसभा सीटों पर लगभग
50-52 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। आवाज नहीं लगता पहुंच रही है, शैलेंद्र तक प्रयास करेंगे वह फिर से उनसे बात करने का। योगेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी ज्वाइन की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और सदस्यता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में सीएम ने ही उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई और उनका यह कहना है कि सीएम के कामकाज से काफी प्रभावित हो। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सीएम की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने। शैलेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव अभियान का आज आखिरी दिन है और आखिरी समय तक भी दल बदल का दौर जारी है, या ये कहें कि पार्टी में आस्था रखते हुए लोग एक दूसरे के दल में जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो पूर्व मंत्री हैं जसवंत सिंह जी, उनके जो बेटे ने आज योगेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचकर सीएम के समक्ष जो है सदस्यता ग्रहण की और कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहतर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर वह कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बरेली कस्बे से वो आते हैं, रायसेन जिले का ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले, या ये कहें कि मतदान के ठीक पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तरीके से छोड़ के जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा रायपुर अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर नवागढ़ भिलाई में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा बलौदाबाजार जाएंगे। धमतरी और भिलाईगढ़ में भी सभाएं होनी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। तो अनुराग ठाकुर, हेमंता बिस्वा शर्मा और जेपी नड्डा सरीखे नेता इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 14 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 दिसंबर को भाजपा की ही सरकार बनेगी। सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और राजनांदगांव में तो मैंने इस आक्रोश को प्रकट होते हुए भी देखा। कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस्तर के चुनाव में उनके कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके अध्यक्ष भी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, बुरी तरह से पीछे हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि शराब का असर क्या होता है, लोग बोलते थे, कोयले का असर क्या होता है, पीएससी घोटाले का गांव में क्या असर होता है, या चावल घोटाले का असर क्या होता है, ये मतदान। तो शराबबंदी का मुद्दा यहां रमन सिंह उठा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, आखिरी समय चल रहा है, बिल्कुल अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया। शाम 5 बजे के बाद 48 घंटे का ही समय रह जाएगा, लेकिन बीजेपी का पूरा प्रयास शराबबंदी का मुद्दा उठा करके कांग्रेस को घेरने का। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर रमन सिंह ने पीसी ली और अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए, लेकिन फिर से एक बार जो है वो बीजेपी ने शराबबंदी की बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि गंगा जल की कसम लेकर ये कहा गया था कि शराबबंदी की जाएगी और शराबबंदी नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस बात को समझती हैं। हालांकि इसी को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार कहती रही है कि धान किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो है वो हमने गंगा जल की कसम खाई थी और वो हम मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही कर दिया था, लेकिन शराबबंदी को लेकर हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई थी। पर अब अगर हम बात करें तो चूंकि शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, उसके पहले बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती, कांग्रेस भी और तमाम दूसरी पार्टियां और निर्दलीय भी ताकत झोंक देना चाहते हैं। और ऐसे में जो है बीजेपी कोशिश कर रही है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए जो है वो कांग्रेस को घेरा जा सके, हावी हुआ जा सके। तो जाहिर तौर पे समय पर भी शराबबंदी को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम का मरवाही दौरा। टीएस सिंहदेव मरवाही दौरा आज करेंगे और कोदवाही के मंडी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में प्रचार करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे टीएस सिंहदेव। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा और सूबे के मुखिया
भूपेश बघेल का भी प्रचार के मोर्चे पर डटे रहना पार्टी के पक्ष में जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार में डटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से होने वाले आरोपों की बौछार का बराबर जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा और कोटा में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान एक तरफ अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर बरसे। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को याद दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया। लो भला ये लोग इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में कितने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं, ये लोग तो वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदखुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से। और मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी से पर्चे के ऊपर पर्चा चिपकाने को लेकर विवाद हो गया था। तो वहीं गुजरात के अन्नकूट पूजा को पारंपरिक अंदाज में मनाया जा रहा है, जहां गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजा के दिन होता है ये और इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट पूजा दिवाली के अगले दिन होती है और गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस शुभ दिन को गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार नए साल के पहले दिन के रूप में जाना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन बीएपीएस अक्षरधाम के स्वामीनारायण को अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस साल भी अहमदाबाद के श्री स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया। इसे बड़ा भोग लगाने का अवसर माना जाता है। बेहद खास मौके पर 700 से ज्यादा शाकाहारी व्यंजनों से भगवान को भोग लगाया गया। भारत की परंपरा में अन्नकूट उत्सव का एक विशिष्ट स्थान है। उसके तहत पूज्य महंत स्वामी महाराज के दिव्य सानिध्य में गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया। दिल्ली, गांधीनगर और न्यू जर्सी के अक्षरधाम की प्रतिकृतियां भी व्यंजनों में से बनाई गई थी। आबू धाबी के मंदिर की प्रतिकृति भी सुचारू यहां व्यंजनों में से रखी गई थी। जब भी खेतों में नई फसल पैदा होती है तब उस फसल से तैयार हुए अनाज को भगवान के सामने समर्पित किया जाता है। इस उत्सव का लाभ लेने के लिए करीब 30 से 40 हजार भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज गुजरात की परंपरा के अनुसार दिवाली के बाद का प्रथम दिन है और गुजरात में यह दिन विक्रम संवत के नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है और हर नूतन वर्ष के पवित्र दिन पर भगवान के चरणों में एक महा अन्नकूट यानी बड़ा भोग लगाने का एक अवसर माना जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक स्वामीनारायण और वैष्णव संप्रदाय में एक प्रणाली होती है जो अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। तो उस दौरान यहाँ पे जैसे 1200 से ज़्यादा वानगियों का विशिष्ट अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। मंदिर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं काफी बढ़िया की गई थी, जिससे किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में सभी संतों ने भगवान के सामने रखे गए व्यंजनों को अर्पित किया और सुंदर गान भी यहाँ संपन्न हुआ। बीएपीएस यानी बोचासन वासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था एक प्राचीन हिंदू संस्था है। इसकी संस्थाएं देश विदेशों में कई जगह संचालित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Headlines presented by ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। आज एमपी और छत्तीसगढ़ में थमेगा प्रचार का शोर। शाम 5 बजे रुक जाएगा चुनाव प्रचार। प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज लगाएंगे जीत के लिए जोर। अमित शाह रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। बलौदाबाजार बेमित्रा में राहुल गांधी की सभा। प्रचार के अंतिम दिन सीएम शिवराज झोंकेंगे ताकत। नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, सीहोर, रायसेन में सभा को करेंगे संबोधित। भोपाल में भी जनसभा। राजनांदगांव में हार्डवेयर शॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। टीकमगढ़ में धू-धू कर जली दुकान। भोपाल में सीएम हाउस में मना भाई दूज। भैया शिवराज ने बहनों को दिया आशीर्वाद। परंपरा के साथ मनाया गया पर्व। आज वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जंग। न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। presented by ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज सबसे बड़ी जंग है और आज न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। देश के 140 करोड़ जनता की निगाहें आज के मैच पर हैं। जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है वो कमाल है। आंकड़े कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। सेमीफाइनल्स की जंग की बारी। न्यूजीलैंड को पड़ेगी भारी। गेंदबाजों की तिकड़ी का होगा कहर। रोहित, विराट मचाएंगे गदर। मेहरबान कदरदान दीजिए ध्यान। शुरू हो चुका है सेमीफाइनल का घमासान। एक तरफ है मैन इन ब्लू तो दूसरी तरफ कीवी मेहमान। और तैयार है मैदान, फिर गूंजेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आसमान में तिरंगा लहराएगा। वर्ल्ड कप भारत में है और भारत में रह जाएगा। भारत के सिर पर वर्ल्ड कप का ताज होगा। गेंद और बल्ले के इस खेल पर हमारा ही राज होगा। कमाल होगा, धमाल होगा। जीतेंगे और जश्न भी मनाएंगे। 19 नवंबर को चमचमाती ट्रॉफी भी उठाएंगे। 12 साल बाद हम फिर से दम दिखाएंगे। और दिखाएं भी क्यों ना, जब भारतीय टीम अब तक अजेय है तो हकदार भी तो हम ही हैं। खिलाड़ी रंग में हैं, बस इंतजार सेमीफाइनल मैच का है। वो कौन से आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जीतेगा हिंदुस्तान। रंग में भारतीय सलामी जोड़ी। गरज रहा है किंग कोहली का बल्ला। बुमराह शमी की सनसनी। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके दम पर भारत अजेय रथ पर सवार है। इन खिलाड़ियों ने वो दम दिखाया जो किसी भी टीम के खिलाड़ियों ने अब तक नहीं दिखाया। भारत की तरफ से कप्तान हिटमैन से लेकर केएल राहुल और किंग कोहली के बल्ले से रनों की आग निकली है। विराट इस वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर हैं। कोहली के बल्ले से 9 मैचेस में 594 रन निकले हैं, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 9 मैचेस में 421 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 9 मैचेस में 503 रन बनाए। ये आंकड़े कह रहे हैं कि अब भारत को रोक पाना मुमकिन नहीं। केएल राहुल, शुभमन गिल वक्त वक्त पर ऐसी पारी खेल रहे हैं जिससे भारतीय टीम जीत का परचम लहरा रही है। तेज गेंदबाजी की तिकड़ी कहर बनकर बरस रही है। रफ्तार के सौदागर शमी ने सामने वाली टीम की नाक में दम किया हुआ है। महज 5 मैचेस में शमी ने 16 विकेट्स अपने नाम कर लिए, तो वहीं यॉर्कर के मास्टर बुमराह 17 विकेट्स लेकर भारत के टॉप विकेट टेकर हैं। सिराज के सनसनी से विपक्षी बल्लेबाज खौफ में हैं। सिराज ने 9 मैचेस में 12 विकेट झटके हैं, तो वहीं जडेजा और कुलदीप की जोड़ी स्पिन में कमाल दिखा रही है।
कुलदीप यादव ने 9 मैचेस में 14 विकेट्स टीम के लिए निकाले हैं, तो वहीं जडेजा 16 विकेट्स के साथ खतरनाक साबित हुए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो वक्त वक्त पर जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं और अब बारी सेमीफाइनल की है। इस टीम को देखकर हर कोई खौफ में है और इसी की बदौलत भारत के 140 करोड़ दर्शक कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। प्रशांत, वहां का जोश कितना हाई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखिए तो यहाँ पर मैच 2 बजे शुरू होना है, लेकिन सवेरे 8-9 बजे से ही लोग वानखेड़े स्टेडियम के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देखें तो काफी भीड़ स्टेडियम के बाहर देखने मिल रही है। कुछ लोग हैं जो मुंबई के, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, तो कुछ खास लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम आशुतोष पांडे, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से फिलहाल पैदल चल के आया हूँ। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलके कोशिश है दोस्तों, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। 2023 का वर्ल्ड कप इस बार अपने घर पे लाने वाले हैं और इसलिए पूरे देश के 142 करोड़ की जनसंख्या आज चाहती है कि वर्ल्ड कप यहाँ से सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के बाद हम अहमदाबाद पहुंचे और वहां की टिकट कटाएं और वहां पे फाइनल जीत के 2023 में इतिहास रच जाए। और आज वानखेड़े स्टेडियम के सामने यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर आज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्स फैक्टर होने वाले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का ये होम ग्राउंड रहा है। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह आज लगभग 4 विकेट लेने वाले हैं, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है। तो इसको चीयर करने के लिए फिलहाल हम लोग पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप देखें तो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, यहाँ पर आप भी आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ खास लाइनें बनाई हैं इस बार टीम इंडिया के लिए? टीम इंडिया के लिए बाद में कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो इन भाई के लिए हम दिल से तारीफ करना चाहेंगे। ये 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अयोध्या चल के आए हैं। आप पढ़ सकते हैं, ये 16000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी अयोध्या से पैदल चल के आए हैं बॉम्बे 5000 किलोमीटर की पैदल। और इनके लिए पहले 2 लाइन कहेंगे। न्यूजीलैंड वालों से हमें पिछले वर्ल्ड कप का है रोष, न्यूजीलैंड वालों से हमें पिछले वर्ल्ड कप का है रोष। और अयोध्या से पैदल चल के आए हैं हमारे भाई आशुतोष। अब आज कौन करिश्मा दिखाएगा, किससे उम्मीद आपने लगा रखी है? जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ अपने किंग कोहली खड़े होते हैं। और न्यूजीलैंड वालों से हम हैं क्यों घबराएं, अपना किंग कोहली तो बड़े मैचों में जलवा दिखाए। लेके तिरंगा मेरे साथ चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। प्रशांत, वापस से आएंगे 2 बजे, क्योंकि मैच शुरू होगा और तब देखना होगा कि जोश कैसा होगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल की ओर रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए। जसवंत सिंह के बेटे योगेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। शिवराज के सामने उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सीएम के कामकाज से प्रभावित हूं, ऐसा योगेंद्र रघुवंशी ने कहा। और देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कहा कि मुख्यमंत्री के काम से प्रभावित हूं, उनके कामकाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, कामकाज उनका बहुत अच्छा लगता है योगेंद्र रघुवंशी को, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये तगड़ा झटका माना जा रहा है और ऐसे में पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज चुनावी शोरगुल थम जाएगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है और शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। नेता डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 17 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती भी होगी और आज प्रचार का, क्योंकि अंतिम दिन है, आज प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 बजे तक ही तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इसके बाद डोर टू डोर ही प्रचार की इजाजत होगी।
क्योंकि 48 घंटे पहले तक ही प्रचार करने की इजाजत होती है, क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होगा और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को गिनती होगी, रिजल्ट्स आएंगे। आज प्रचार का अंतिम दौर है और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। शिवराज सिंह ने सोहागपुर विधानसभा में चुनावी सभा की, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस वक्त की नर्मदापुरम में जब वो मौजूद थे, और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की। रात को 3-3 बजे सोता हूँ, वो सारे बिल मैं भरवाऊंगा, आप पर अधिकतम 100 रुपया ही बिजली का बिल आएगा हर महीने। सारी सुविधाएं देने का हम काम करेंगे, क्योंकि आप ही मेरे लिए भगवान हैं। जो बुजुर्ग हमारे हैं उनकी पेंशन बढ़ा के 1500 रुपया की जाएगी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी, और अब बेटियों की शादी होगी तो शादी में कन्यादान योजना में 1 लाख रुपया सीधे बेटी को दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए से विदाई की जाएगी ताकि उनकी घर गृहस्थी बच सके। मेरे और रुकता में मेरी तो इच्छा थी कि यहीं अपन थोड़ी देर बैठते, नाचते, गाते, रोटी खाते, लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कई जगह मुझे जाना है। 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं भावुक अपील करने आया हूँ। मैं कहाँ से कैसे आया आपको कल्पना नहीं है। रात को 3-3 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे से फिर चल देता हूँ, तो मुश्किल से ये कार्यक्रम मैं बना पाया। मैंने विजय से कहा भैया सवेरे ही हो पाएगा 9 बजे, तो विजय ने कहा 9 बजे ही आ जाओ। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि विजय आपका सेवक है। ऐसा विधायक सौभाग्य से मिलता है जो अपनी जनता के लिए दिन और रात एक कर दे। तो विजय भाई को, विजय पाल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। मेरी बहनें भी आशीर्वाद दें। मेरे जाने के बाद भी कई लोग आते रहेंगे, तो आप रुकें थोड़ी देर, सबसे मिले, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग चले आ रहे हैं। तो आप सब रुके, एक बार फिर से सबसे बात करें। और आप भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, विजय को भरपूर आशीर्वाद दीजिए और ये क्षेत्र एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। सबको समझाइए। आप बताओ ईमानदारी से मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? तो अच्छा किया तो मेरी सरकार फिर बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब विजय पाल विधायक बनेंगे, और अपने काम भी तभी पूरे होंगे जब विजय पाल विधायक बनेंगे। इसलिए विजय को आशीर्वाद दीजिए। मेरी बहनों, आज विजय तिलक लगा दें। और भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार करते वक्त प्रत्याशी आमिर अकील का रोते हुए वीडियो सामने आ गया। दरअसल विधायक आरिफ अकील के भाई होकर कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में उत्तर विधानसभा सीट से आरिफ अकील के स्थान पर उनके बेटे आतिफ अकील को अपना प्रत्याशी बनाया है। राहुल गांधी ने भी आतिफ के लिए भोपाल में रोड शो कर जनता से वोट मांगे थे। मैं आमिर अकील आपसे दरखास्त करता हूं कि जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों हट गया, उनके यकीनन घुटने पेट की तरफ झुक गया। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माँ कभी भी आरिफ अकील साहब के ऊपर आंच नहीं आने दी। चट्टान बन के खड़ा रहा। ये आप लोग सब गवाह हो, शहादत कर सकते हो मेरी बात की। खबर दमोह से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का वीडियो वायरल हो रहा है। बीएसपी बीजेपी प्रत्याशी से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है। वीडियो सामने आने के बाद बीएसपी प्रत्याशी नाराज हो गए हैं। बसपा प्रत्याशी ने कांग्रेस से सबूत भी मांगे हैं। अब किस तरीके से यहां पर, हालांकि किसी भी तरह के वायरल वीडियो को लेकर न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का वीडियो वायरल हो रहा है और ये बीएसपी बीजेपी प्रत्याशी से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है। इसमें वीडियो सामने आने के बाद से बीएसपी प्रत्याशी नाराज हैं और बसपा प्रत्याशी ने कांग्रेस से सबूत मांगे हैं। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के साथ विवाद का वीडियो सामने आया है, जहां बिलासपुर से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उज्ज्वला
कराड़े ने एक आदमी की कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कार से हुई टक्कर के बाद शुरू हुए विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके पीछे में मैं था, ये अचानक से ब्रेक लगाए हैं, उसके वजह से मेरी गाड़ी जो है ठोका गई है। सामने से पूरा बोनट वोनट पूरा दब गया है। तो गलती किसकी है, क्या है गलती? ये ब्रेक लगाए हैं, इनकी गलती है भैया। क्या नाम है आपका? लड़की चला रही थी और वो अभी भी बहस करे जा रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है करके। अभी भी बहस करे जा रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है। लड़की चला रही है और बोलती है कि दूसरे को आपको गाड़ी चलाने आता है क्या? अरे सामने एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।